दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस जेकेएएस के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था मिशन यूथ के अंडर। दोस्तों ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर 3 वीडियोस बना चुका हूँ, ये चौथी वीडियो रहेगी। उम्मीद करूँगा कि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आप बाकी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके बाकी एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, जेकेपीएससी, एसएससी या फिर जेकेएसएसबी या किसी और एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए चलिए जी देखते हैं ये क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल व्हिच लेटर कम टू बी नोन एज बैथून फीमेल स्कूल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो शख्स है जो कि सेक्रेटरी रहा है हिंदू फीमेल स्कूल का और हिंदू फीमेल स्कूल को फिर बाद में बैथून फीमेल स्कूल नाम रखा गया। तो ऑप्शंस हैं आपके पास एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या फिर ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं। सेक्रेटरी कौन रहा है हिंदू फीमेल स्कूल का जिसका नाम फिर बैथून फीमेल स्कूल रखा गया? तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे हिंदू फीमेल स्कूल के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1849 में और इसको इस्टेब्लिश किया था एलियट ड्रिंक वाटर, ये याद रखिएगा, ड्रिंक वाटर बैथून ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और इसके बाद 1856 में इसका नाम बदल करके बैथून फीमेल स्कूल रखा गया। दोस्तों याद रखें कि हिंदू फीमेल स्कूल को कोलकाता फीमेल स्कूल भी कहा जाता था और इस स्कूल को इस्टेब्लिश करने में एलियट ड्रिंक वाटर बैथून की हेल्प की थी, मदद की थी। अच्छे से याद रखिएगा, राजा दक्षिणा रंजन मुखोपाध्याय, राम गोपाल घोष और पंडित मदन मोहन ने। दोस्तों अगर हम इसके बाद ईश्वर चंद्रा विद्यासागर की बात करते हैं तो इनका असली नाम था ईश्वर चंद्रा बंदोपाध्याय और ये इंडिया के एक बहुत ही बड़े एजुकेटर के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर थे और ख़ासकर इन्होंने कैंपेन चलाए थे 19वीं सेंचुरी में। जो इंडिया में विडोज़ होती थी उनको विडो होने के बाद उनको शादी करने का हक नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने अपनी लाइफ में इन औरतों को एम्पावर करने के लिए, इनके हक के लिए बड़े बड़े कैंपेन चलाए। खासकर इन्होंने हिंदू फीमेल या हिंदू विडो रीमैरिज पर बड़े बड़े कैंपेन चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर दी फॉलोइंग इवेंट्स। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। पहला है म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, दूसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्चड, तीसरा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट्स। आपको बताना है ये जो 3 इवेंट्स दिए गए हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्या सीक्वेंस है इनकी, यानी इनमें से पहले कौन सा इवेंट हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है और उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है। तो ऑर्डर देना है आपको, ऑर्डर में इन तीनों इवेंट्स को लिखना है। तो दोस्तों आई होप कि आपने आंसर गेस किया होगा। तो चलिए जी देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर बनेगा। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी। दोस्तों याद रखें कि ये म्यूटिनी 18 फेब को हुई थी 1946 को। दोस्तों इस म्यूटिनी के कई खास रीजंस थे, जिनमें एक रीज़न पे में डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा फूड में डिस्क्रिमिनेशन और तीसरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन सोल्जर्स के साथ किया जाता था। इसी तरह अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 1942 को। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और इसको महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। दोस्तों याद रखें गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट में स्लोगन दिया था वो था डू और डाई। तो डू और डाई का स्लोगन इसमें गांधी जी ने दिया था। अब हम लास्ट में बात करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों याद रखें कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 को। ये लंदन में हेल्ड की गई थी 7 सितंबर 1931 को। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के अलावा सरोजिनी नायडू ने रिप्रेजेंटेशन की इंडियन वीमेन की तरफ से, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला और बाकी सारे लीडर्स ने इसमें शमूलियत की थी। तो इस तरह अगर हम देखें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो बनता है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो 1931 में हुआ,
इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में, और इसके बाद म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी जो है वो 1946 में। तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर बनेगा पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी 3, 2, 1, यानी इसका जो सही आंसर बनेगा वो पार्ट सी होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया पे एक वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने टॉप एंड इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं। आप ज़रूर वीडियो लिस्ट और प्ले लिस्ट चेक करें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड प्रपोजल वेर रिलेटेड टू। आपको बताना है कि मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड प्रपोजल ये किस से ताल्लुक़ रखता था। ऑप्शंस हैं सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड प्रपोजल किससे रिलेटेड था इनमें से। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड प्रपोजल या फिर रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखें। मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। दोस्तों इस प्रपोजल के बाद इंडिया में डायआर्ची, ये आप याद रखेंगे, डायआर्ची को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में। मतलब जो प्रोविंस होती थी, एक इलाका होता था, इसके 2 हिस्से किए गए जिसमें 2 अलग अलग लोग जो हैं फिर हुकूमत चला सकते थे। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायआर्ची। तो ये इसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लाई गई इसमें वो थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी उसको बाई कैमरल किया गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि इंडिया में पहली बार इस एक्ट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए। तो एडविन मॉन्टेग्यू ये 1919 में इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और इसके अलावा चार्ल्सफोर्ड, जिनका पूरा नाम था लॉर्ड चार्ल्सफोर्ड, ये इंडिया के वाइसरॉय थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ। इसका आंसर जो है वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। क्वेश्चन है द रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू। आपको बताना है कि रेड क्लिफ कमेटी जो है ये किसके लिए अपॉइंट की गई थी, किस चीज़ के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन हैं सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, इंडिया में माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। गिव इफेक्ट टू इंडिपेंडेंस बिल, इंडिपेंडेंस बिल को इफेक्ट देने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। डी लिमिट बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो बाउंड्रीज है उनको डी लिमिट करने के लिए। या फिर चौथा है इंक्वायरीज इनटू राइट्स इन ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल में जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उनकी इंक्वायरी के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। तो क्या रीज़न है रेड क्लिफ कमेटी को अपॉइंट करने के लिए। आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे डेली वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।